Good evening, students. Today we are going to study about the different types of motions and graphs in this video. Different types of motion on the basis of dimensions, and here dimensions are not the dimensions that you have studied in chapter 2. These dimensions indicate the directions, means x, y or z. Dimension means directions. On the basis of dimensions, we can classify motion in three categories. First are one-dimensional motion or 1D. Second, two-dimensional motion or 2D. Third, three-dimensional motion or 3D. Now let us understand about the one-dimensional motion. But before going to that, let us understand any motion cannot be represented by understanding the change in position itself. To understand the nature of motion, we have to consider the time also. If time is long, motion is slow. If time is short, motion is fast. So unless we don't know the time, motion cannot be represented well. So one-dimensional motion, a motion which requires at least two variables, one of position and other of time, to completely express it. अगर कोई मोशन दो वेरिएबल की जरूरत से दो वेरिएबल से ही एक्सप्रेस हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन. इसका एग्जांपल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन. एग्जांपल दूसरी तरह से भी लेते हैं, एरो शॉट एट शॉर्ट डिस्टेंस. अगर किसी एरो को लंबी डिस्टेंस पर भेजते तो वो पैराबोलिक पाथ ले लेता. पैराबोलिक मोशन हमारी टू डायमेंशनल मोशन होती है. बट यहां पर अगर एरो बिल्कुल पास भेजा है, पास के टारगेट पे शॉट किया तो बहुत सीधा लाइन में जाता है और उसमें कर्व नहीं आता है. इट मींस इट इज वन डायमेंशनल मोशन. सिमिलरली बुलेट फायर्ड एट द क्लोज टारगेट. एक बुलेट भी अपने क्लोज टारगेट को स्ट्रेट लाइन में पास करती है, उसको पियर्स करती है. मींस दिस मोशन इज ऑल्सो वन डायमेंशनल मोशन. इसके एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? एक्स टी, एक वेरिएबल पोजीशन का या तो x या y या z, तीनों में से कोई एक और एक टाइम वेरिएबल. तो x t वेरिएबल के साथ में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, y t के साथ कर सकता हूं. y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितना टाइम लिया, इसको मिला के मैं चाहिए तो मुझे ये दो वेरिएबल चाहिए होंगे, या तो x t या y t या फिर z t. टाइम इज मस्ट. किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम का वेरिएबल आएगा ही आएगा. टाइम के वेरिएबल के बगैर आप मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. टू डायमेंशनल मोशन, ए मोशन दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट थ्री वेरिएबल्स. एक मोशन जिसको कम से कम तीन वेरिएबल की जरूरत होती है टू कंप्लीटली एक्सप्रेस इट. और ये तीन वेरिएबल होते हैं, दो तो पोजीशन के होंगे और एक टाइम का होगा. दो पोजीशन वेरिएबल्स जैसे या तो एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो. तो एक्स वाई टी XY प्लेन की मोशन को बताता है, YZ प्लेन में मोशन को बताता है, ZX प्लेन में मोशन को बताता है. और वी कैन डिफाइन द एग्जांपल एज द मोशन इन ए प्लेन. किसी भी मोशन को मैं टू डायमेंशनल कहूंगा अगर वो किसी प्लेन में हो रही है, तो मोशन इन ए प्लेन इज आल्सो नोन एज टू डायमेंशनल मोशन. मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैरम कॉइन. एक कैरम कॉइन का जो मोशन होता है वो टू डायमेंशनल होता है. मोशन ऑफ ए कैनन, तोप का गोला या लंबी डिस्टेंस पे फायर्ड बुलेट, या हम कहें कोई भी पैराबोलिक मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन, ये सारे के सारे हमारे टू डायमेंशनल मोशन में आते हैं. पैराबोलिक मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन. सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो टू डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन का क्या मतलब है? थ्री डायमेंशनल मोशन, ए मोशन दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट फोर वेरिएबल्स. तीनों पोजीशन एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे और एक टाइम का वेरिएबल जिसको कम से कम चार वेरिएबल चाहिए होते हैं टू कंप्लीटली एक्सप्रेस इट, इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन. मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मोशन इन स्पेस. स्पेस में कोई भी मोशन थ्री डायमेंशनल होगी, लाइक मोशन ऑफ ए काइट, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, मोशन ऑफ ए फ्लाई, मॉस्किटो एक्सेट्रा. तो दीज आर एग्जांपल. और इसके जो वेरिएबल होंगे एक्स वाई जेड और टी, चारों वेरिएबल इसमें चाहिए होंगे, तभी मोशन थ्री डायमेंशनल होगा. Now let us see the graphs. What are graph? Basically graph are pictorial representation of two quantity which are varying by nature. या two variable quantities are pictorially represented by graphs.
दो वेरिएबल क्वांटिटी का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफ की फॉर्म में ही किया जाता है। ग्राफ जब हम खींचते हैं हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। पहली है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, इन दोनों में से जो ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बट एक हो सकता है दूसरे पर डिपेंड ना करती हो या कम डिपेंड करती हो, तो उस क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। और तो अगर हम इसका रिवर्स भी करेंगे तो ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा। नंबर 2, दो क्वांटिटी जो हमने ली है, इन दोनों क्वांटिटी में से अगर थर्ड क्वांटिटी को हम डिवीजन करके प्रोड्यूस करते हैं, तो जो क्वांटिटी हमने थर्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस करके ली है डिवीजन, दिस क्वांटिटी विल बी शोन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। नंबर 3, द प्रोडक्ट of the two quantities is given as the area under the graph plotted. Now how many types of graph do we know? तीन तरह के ग्राफ यहां पर स्टडी करने वाले हैं। पहला ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सटी ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समटाइम हम इसको डीटी ग्राफ भी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम वहां भी इसको डीटी ग्राफ कहते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चाहे मैं इसको स्पीड टाइम ग्राफ कहूं चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहूं, तब भी दोनों केस में ये वीटी ग्राफ ही कहा जाएगा। और तीसरा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। तो ये तीन ग्राफ हमें पढ़ने हैं। लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। इट मे बी डिस्टेंस टाइम, इट मे बी डिस्प्लेसमेंट टाइम, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना है कि हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट लेना है तो इसका प्रोडक्ट अलग आएगा, और अगर डिस्टेंस लेना है तो प्रोडक्ट अलग आएगा। द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन एक्स एंड टी, यानी द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोजीशन एक्स एंड टाइम टी, हैविंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस, बिकॉज टाइम इज मोर इंडिपेंडेंट, हैविंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्सटी ग्राफ। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड या वेलोसिटी को बताता है। स्पीड जब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी जब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ का प्लॉट मैंने 6 तरह के एक्सटी ग्राफ अलग अलग दिखाए हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ हैं। सबसे पहले इस तरह का ग्राफ हो सकता है, आपको एक्स और टी बना के दिया जाए और एक ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आए। ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रेस्ट और स्पीड और वेलोसिटी इज 0, यानी हम बात करते हैं कि एक बॉडी यहां पर है, टाइम कितना भी बढ़ जाए ये वहीं का वहीं रखा है, यानी इसकी पोजीशन बदल ही नहीं रही है। तो सच ए ग्राफ इंडिकेट्स रेस्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और इट मे रिप्रेजेंट 0 स्पीड और 0 वेलोसिटी। दूसरा ग्राफ हमने लिया कुछ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो टाइम और एक्स दोनों के बीच से जाता है। ये ग्राफ नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्पीड को, इसमें कांस्टेंट स्पीड है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं बात करता हूं ग्राफ नंबर 3 की, तो ग्राफ नंबर 3 अगर मैं देखूं तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है, बट स्पीड इज इंक्रीजिंग। दोनों केस में चीज याद रखते हैं, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करता है तो बढ़ती हुई स्पीड होती है, अगर ग्राफ टाइम एक्सिस की तरफ अप्रोच करता है तो स्पीड घटती है थ्रू आउट। तो यहां पर ग्राफ नंबर 3 इंक्रीजिंग स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ नंबर 4 डिक्रीजिंग स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये भी नॉन यूनिफॉर्म है बट स्पीड डिक्रीजिंग होगी। ग्राफ नंबर 5, ये ग्राफ कहीं पॉसिबल ही नहीं होगा। कई बार पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज शोन बाय दिस, दिस इज एन इम्पॉसिबल मोशन, बिकॉज यहां पर लगता है इसने यहां से लेके यहां तक अपनी पोजीशन चेंज की, बट टाइम तो 0 ही रहा, टाइम 0 कभी हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस इज नेवर पॉसिबल। ग्राफ नंबर 6, ग्राफ नंबर 6 एक स्लोपी ग्राफ है, इसको मैं 2 तरह से स्टडी कर सकता हूं। अगर इसकी इनिशियल पोजीशन ये तो फाइनल ये होगी, ये रिवर्स में आएगा, टाइम कभी नेगेटिव में जाता नहीं है, तो नीचे से ऊपर ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूं ग्राफ ऐसे है तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां इनिशियल टाइम जो है वो ज्यादा होगा और फाइनल टाइम कम होगा।
ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जाता, टाइम कभी रुकता नहीं है। तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे ही पॉसिबल है, यानी इस तरफ से ही पॉसिबल है। टाइम कम है और यहां पर टाइम ज्यादा है, तो टाइम आगे बढ़ा है। बट अगर मैं देखूं ऊपर स्पीड ज्यादा है, नीचे स्पीड कम है, स्पीड ज्यादा और स्पीड कम, स्पीड नेगेटिव में आ जाती है। नेगेटिव स्पीड इज नेवर पॉसिबल, स्पीड नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, चलती हुई बॉडी की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इम्पॉसिबल फॉर डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमने खींचा है तो फिर ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहां पर टाइम लिया है तो ऊपर से नीचे आता हुआ ये नेगेटिव वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ नंबर 6। तो ग्राफ नंबर 6 इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, नॉट फॉर नेगेटिव स्पीड। इफ आई से एक क्वेश्चन में यहीं पर आपसे टेस्टिंग कर लेता हूं, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी, तीन बॉडी के मैंने तीन ग्राफ दिखाए हैं आपको। व्हाट कैन यू इंडिकेट which body is moving fastest and which is moving slowest? याद रखें, the graph which is closer to time axis shows the slower motion and the graph which is closer to position axis shows the faster motion. तो अगर मैं इन तीनों में देखूं तो ये फास्टर मोशन और ये स्लोअर मोशन को दिखाता है। इसको हम यहां से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं सिमिलर टाइम पर तीनों का पोजीशन देखूं, इनिशियल टाइम पर तीनों 0 पोजीशन पर थे। अगर मैं पहली बॉडी की बात करूं तो जिसमें जो सी बॉडी है इसका टाइम है ये, सॉरी इसकी पोजीशन है ये, यानी एक्स सी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यह है एक्स ए, और अगर इसकी बात की जाए तो यह है एक्स बी। हमें पता तीनों का टाइम तो सेम है, ये टी है, तो टी तो तीनों के लिए सेम है, T1 टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी। But XA is greatest, XB is them and XC is the smallest. अगर मैं इनकी वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी VA क्या होगा? V होगा XA अपॉन TA, तीनों टाइम बराबर है। तो सीधी सीधी अगर तीनों टाइम बराबर है तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी पोजीशन बड़ी होगी, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कैसे देखते हैं? ए ग्राफ दैट इज प्लॉटेड बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी v and time t having time on x axis. The slope of this graph gives acceleration and the area under vt graph gives the distance. It is not going to give displacement, it is going to give distance because area is a scalar quantity and it will return the scalar quantity only. तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अब मैंने यहां पर 6 ग्राफ खींचे हैं। टू प्लॉट दिस ग्राफ आई टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। ये हमारा सबको पता है एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम हमने प्लॉट कर लिया है। पहला ग्राफ जो मैं लेता हूं वो है ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक्सटी ग्राफ में तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यहां रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को, यानी कांस्टेंट स्पीड को, यानी जीरो एक्सेलरेशन को। इसका मतलब v इज कांस्टेंट और कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। इट मींस इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ नंबर 2। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये जो मैंने कहा ये सब स्लोप है, ये सब स्लोप है, तो ये स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है ग्राफ नंबर 2। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन स्पीड बढ़ रही है विद अ कांस्टेंट मार्जिन। हर बार हर सेकंड एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी यहां पर। अगर हम बात करें ग्राफ नंबर 3 की, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक्सिस की तरफ झुका है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा और वेलोसिटी विद लार्ज मार्जिन इंक्रीज करती जाएगी। अगर पहले सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हुआ है
तो दूसरे सेकंड 3 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज होगा, चौथे सेकंड 4 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन. तो दिस वे वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग बाय ग्रेटर मार्जिन. अब हम बात करते ग्राफ नंबर 4 की. नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है एक बार फिर, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन घट रहा है. यहां पर वेलोसिटी तो बढ़ेगी बट इंक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम विल डिक्रीज, यानी वेलोसिटी तो यहां भी बढ़ेगी. अब देख लेते हैं वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है. पहले केस में अगर यहां इनिशियली 2 मीटर बढ़ी थी तो बाद में 4 मीटर बढ़ी थी. यहां पर अभी क्या हुआ, 4 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज है इनिशियली, फिर अगले सेकंड 3 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज होगा. वेलोसिटी अभी भी बढ़ी है बट अब इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम हो रही है, वो घट रही है. तो धीरे धीरे ये वेलोसिटी कांस्टेंट की तरफ अप्रोच करेगी जैसे ये ग्राफ पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के. ग्राफ नंबर 5 एक बार फिर किसी भी मोशन के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है टाइम कैन नॉट बी जीरो, और यहां पर टाइम जीरो यानी एनी ग्राफ परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस इज इम्पॉसिबल. टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी ग्राफ अगर है तो वो पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट ग्राफ नंबर 6, यहां पर ये ब्रेकिंग मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन. ये ग्राफ भी ऊपर से नीचे की तरफ ही पॉसिबल होगा, नीचे से ऊपर पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. तो ग्राफ नंबर 6 रिप्रेजेंट रिटार्डेशन यानी ब्रेकिंग मोशन, यानी वेलोसिटी डिक्रीज. जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं ग्राफ नंबर 6 यानी रिटार्डिंग ग्राफ या ब्रेकिंग मोशन ग्राफ. इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ऑल्दो दिस ग्राफ इज नॉट ऑफ मच वैल्यू, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है. बस इस ग्राफ का एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंडर एरिया जो है वो स्पीड देता है, यही इसकी यूटिलिटी है. बाकी रेट ऑफ एक्सेलरेशन का कोई स्पेसिफिक टर्म फिजिक्स में है नहीं. ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी having time on x-axis is called acceleration time graph. और ये ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेट ऑफ एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम को बताता है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म फिजिक्स में नहीं है. तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को बताता है, जबकि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड. एक बार फिर ये स्पीड देगा ना कि वेलोसिटी, because area is a scalar quantity and also speed is a scalar quantity. So area will represent the speed only. After studying the graph, we will see few questions based on the graphs. ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, there are 4 types of graph ABCD and you have to find which of the following graph is possible and which of the following is not possible for one dimensional motion. One dimensional motion or motion in a straight line we have already studied. Let us see graph number 1. Graph number 1 is an xt graph. It is a position time graph. Is this graph possible? Let us see. If I take one time, then I am having two positions of the same body x1 and x2. A body cannot have two positions simultaneously at the same time. So this graph is not possible. As body cannot have two positions at the same time. Now let us see graph number B. Graph B is a velocity time graph. VT graph है. Again the same. If I say at the same time body may have negative and positive both velocity. This is plus V and here I am going to have minus V. A body can have negative and positive velocity both, but not at the same time. But at the same point of time, a body cannot have two velocities, that is one positive and one negative. So again this graph is not possible. So this graph is again not possible because a body cannot have two velocities at the same time. Let us see what graph C says. Graph C is a speed time graph and we have speed and speed time graph.
in this slot of time speed is positive, in this slot of time speed is negative, in this slot of time speed is again positive, but we know negative speed is not possible, so again this graph is not possible. बॉडी की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर 4 को। ग्राफ नंबर 4 यानी ग्राफ नंबर डी, दिस ग्राफ इज ए ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस इन टाइम। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ एंड टाइम। वी सी हियर टाइम इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज टोटल पाथ इज इंक्रीजिंग, बट इफ वी से in this slot of time this path is decreasing, we know path length never decrease when a body is moving, so this is negative distance, negative d, ये positive d, positive distance इधर है, यहाँ negative distance है, and हमें पता है negative distance is not possible, so again this graph is not possible। ये ग्राफ भी possible नहीं है, as total path length यानी distance cannot be negative। can't decrease, total path length कभी decrease नहीं कर सकता, so all the 4 graphs are not possible। ये आप ग्राफ पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट ए VT ग्राफ फॉर ए कार which starts from initial speed u, acquires a speed v after time t under uniform acceleration a। So we will see answer of question number 1. It says we have to plot VT graph. So let us first make VT graph. Here I have taken time. Here I have taken velocity यानी v और speed, whatever he is saying speed, तो speed को मैंने v से ले लिया। ये कहता है body starts with initial speed u, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था स्पीड था u, that I have taken। जब टाइम बढ़ के हुआ t तो स्पीड बढ़ के हो गया v, तो we have to do what, जब टाइम 0 था तो ये था, और जब हमारा टाइम t हुआ तो स्पीड था हमारा v। तो यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करके देखूं तो t टाइम पर स्पीड मुझे मिल जाता है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम u गेनिंग वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t। टाइम मैंने x एक्सिस पर लेता हूं, स्पीड में y एक्सिस पर लेता हूं। 0 टाइम पर जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो स्पीड था u, इनिशियल स्पीड। हम इसको ऐसे कह सकते हैं एज t इक्वल टू 0 v इक्वल टू और v1 इक्वल टू u था, जब टाइम इक्वल टू t हुआ या t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t हुआ तो v2 इक्वल टू हमारे पास v हो गया। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्लॉट द xt ग्राफ फॉर ए मैन स्टार्टिंग फॉर हिज ऑफिस एट 9 AM। तो मुझे xt ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पर मैंने टाइम लिया, यहां पर मैंने पोजीशन यानी x ले लिया। अब वो कहता है कि पर्सन स्टार्ट्स फॉर हिज ऑफिस एट 9 AM। तो इनिशियल टाइम जहां से हमारा ग्राफ शुरू होता है वो 9 AM है, तो यहां 0 नहीं लिखूंगा, मैं 9 AM लिखूंगा। यहां पर 9 के बाद मैंने लिखा 10 AM, फिर 11, और आगे का जो मुझे जरूरत नहीं है यहां पर मैंने सीधे लिखा 3 PM। ये डॉटेड लाइन का मतलब बाकी वैल्यूज को मैंने सटर इन कर दिया, इसके अंदर डाल दिया है। 3 PM, यहां पर मैं इसको ले लेता हूं 4 PM, और इसके बीच में एक टाइम स्लॉट और मुझे लेना है जिसको मैंने कहा 3:30 PM। ये मेरे पास है। यहां पर जब मैं डिस्टेंस मार्क की है 0 डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो दिस वे वी विल प्रिपेयर द ग्राफ। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ में जाता हूं। ये कहता है ग्राफ में प्लॉट द xt ग्राफ फॉर ए मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ऑफिस एट 9 AM, यानी 9 बजे वो अपने घर पे था। ये है उसका ऑफिस और ये है उसका होम।
ऑफिस जाने के लिए वो घर पे था, ठीक 10 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो दिस इज द पॉइंट लाइन, यहां पर मैं इसको पॉइंटेड लाइन ले लेता हूं। फिर वो 3 बजे तक अपने ऑफिस में ही रहता है, यानी वो रुका रहता है रेस्ट में, और रेस्ट का ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास ये आता है। तो यहां पर तो जब हम बात करते हैं तो ये यहां से लेके यहां तक 9 से 9:30 वो सीधे अपने ऑफिस के लिए निकला। 10 से लेके 3 PM तक अपने ऑफिस में रहा। उसके बाद द पर्सन स्टार्ट्स टू हिज होम एंड रीच देयर बाय 3:30। तो ये ग्राफ मेरे पास है, ये है एट ऑफिस, ये है डाउन जर्नी, और ये है हमारी अप जर्नी। यहां पर स्पीड मैंने V1 और यहां पर स्पीड V2 मानी। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और पहले मोशन में टाइम कितना लगा? तो हम कह सकते हैं S = 5 किलोमीटर है। T1 टाइम कितना है? 9:10 AM माइनस 9 AM इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा लगता है। T2 कितना है आपके पास? टाइम 2 वो चलता है 3 पे और खत्म करता है 3:30 PM पे। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 3:30 PM माइनस 3 PM, दैट बिकम्स हाफ आवर, यानी 30 मिनट। तो V1 क्या होगा? स्पीड 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम, यानी 1, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। V2 हमें पता है, आना तो उसको 5 किलोमीटर ही है, बट इस बार टाइम लग रहा है उसको आधा घंटा, तो होगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो दिस वे वी विल फाइंड द डिस्टेंस एंड द टाइम ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द पर्सन। लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक में ये प्रोटोटाइप क्वेश्चन भी है 3, यानी आंसर 3 कैसे करेंगे हम। ये कहता है ए पर्सन टेक्स 10 स्टेप फॉरवर्ड एंड 10 स्टेप बैकवर्ड टू फॉल इन ए मीटर अहेड, प्लॉट XT ग्राफ, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बिफोर फॉलिंग इन द पिट। ईच स्टेप इज ऑफ 1 मीटर एंड टेकन इन 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे लेट अस सी। टाइम आपने लिया, पोजीशन आपने लिया, पर्सन ने स्टार्ट किया किसी टाइम पर जब टाइम 0 था, उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। ही मूव फॉरवर्ड बाय 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स तक चला गया। तो यहां पर उसने कितना टाइम लगाया? 10 सेकेंड। कितने डिस्टेंस उसने कवर किया? 10 मीटर। तो ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है 10 सेकेंड 10 मीटर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब क्या होता है? पर्सन टेक्स 5 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप वो पीछे लेता है, बट टाइम रन्स फॉरवर्ड। तो इस पर्सन ने 5 स्टेप पीछे ले लिए। अब अभी तक वो आगे गया था 10 कदम, पीछे आ गया 5 कदम, तो उसका जो टाइम लगा वो कितना लगा? 15 सेकेंड। बट उसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रह गया? 5 मीटर। वो सिर्फ अपने ओरिजिन से 5 मीटर दूर था। नाउ ही हैव टेकन 10 स्टेप्स फर्दर, उसने 10 कदम फिर आगे ले लिए। 10 कदम आगे लेने के बाद अगर हम देखें तो उसके स्टेप उसको टाइम लगा कितना है? एक स्टेप में 1 सेकंड, तो 10 स्टेप में 10 सेकंड, यानी 25 सेकंड उसको लगे। और साथ साथ उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 15 मीटर। 15 मीटर दूर है वो अपनी पोजीशन से, और उसको 25 सेकंड लग चुके हैं, यानी 25 कदम उठा चुका है। नेक्स्ट एक बार फिर वो वापस जाएगा, 5 कदम फिर उसने पीछे लिए। ये 5 कदम पीछे लेने के बाद क्या होगा? पर्सन अगेन, टाइम तो हमें 5 सेकंड और बढ़ा मिलेगा, यानी हम कहेंगे 30 सेकंड पर। अब क्योंकि 5 कदम 15 में से पीछे खींच लिए, यानी वो 10 कदम यानी 10 मीटर दूर रहा। अभी हमें पता है एक बार फिर वो फॉरवर्ड जर्नी का टाइम आ रहा है, और फॉरवर्ड जर्नी में फिर 10 स्टेप्स लेता है। जैसे ही वो 10 स्टेप्स लेता है तो टाइम हो जाएगा 40 सेकंड, और
उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 20 मीटर, और हमें पता है 20 मीटर पे तो पिट था, यानी वो क्या करेगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि ये इस पर्सन का एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। मैं बता सकता हूं कि बिफोर फॉलिंग पिट उसने कितने स्टेप लिए, तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू फॉल इन द पिट, नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड्स। हमें पता है एक स्टेप 1 सेकेंड का था, यानी इसका मतलब कितने, 40 स्टेप्स। 40 स्टेप उसने लिए, 40 कदम मतलब चला वो बिफोर फॉलिंग इनटू द पिट। तो डिस्टेंस कवर्ड हमें पता है कितने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड है हमें पता है एक स्टेप 1 मीटर का है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड विल बी 40 मीटर। टाइम टेकन बिफोर फॉलिंग टू पिट, टाइम कितना लिया हमें पता है, एक कदम उसने उठाया था 1 सेकंड में, तो इसका मतलब 40 कदम उठाया उसने 40 सेकंड में। तो दिस इज द आंसर, दिस वे वी विल solve this question. So this is all about the graphs and all. Thank you for watching.